इंडिया टॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं अश्विन दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रुक करते हैं हम खबर की ओर। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों और बच्चों के नाम पाती लिखकर नए शैक्षिक सत्र की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि नवनिर्माण के 9 वर्ष के अवसर पर उन्होंने छात्रों को अपनी रुचि के विषय, खेलकूद और विद्यालय गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। सीएम ने कहा कि विद्यालय केवल पढ़ाई का स्थान नहीं, बल्कि व्यक्तित्व का निर्माण की पहली पाठशाला है। उन्होंने तकनीक के सही उपयोग, स्क्रीन टाइम कम करने और एक्टिविटी टाइम बढ़ाने पर जोर दिया। अभिभावकों से अपील की कि वो बच्चों के साथ वंचित बच्चों को भी शिक्षा से जोड़ें। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2026 से स्कूल चलो अभियान, इसकी संकल्प को आगे बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के दादरी रैली में दिए बयान पर कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सपा का एकमात्र लक्ष्य गुंडाराज, भ्रष्टाचार और जातिवाद के पुराने तरीकों से सत्ता हासिल करना है। पाठक ने सपा के पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करार देते हुए आरोप लगाया कि पार्टी केवल परिवारवाद को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि सपा की रैलियों का जनता से कोई जुड़ाव नहीं है और लोग उनके पुराने कार्यकाल को अभी भूले नहीं हैं, जब कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर थी। पाठक ने आगे कहा कि दंगों, अपराध और असुरक्षा का वो दौर जनता कभी नहीं भूलेगी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार में आज प्रदेश में सुशासन, सुरक्षा और विकास का माहौल है। गरीब कल्याण योजना और बुनियादी ढांचों के विकास से राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि नोएडा के उदाहरण को उन्होंने देते हुए ये भी कहा कि भाजपा सरकार ने अंधविश्वास को खत्म कर क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता के समर्थन से भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। अब खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से है, जहां अखिलेश यादव की रैली को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की राजनीति बांटने वाली है और 2012 से 17 के शासन में प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब थी। मौर्य ने आरोप लगाया कि उस दौरान उद्योगपति यूपी छोड़कर जा रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि नोएडा की रैलियों में दंगाई और भूमाफियों का बोलाबाला था। आपको बता दें कि अखिलेश के पीडीए नारे को भी डिप्टी सीएम ने भ्रामक बताया और विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। आज उन्होंने समाजवादी पार्टी का और उसके मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का चरित्र बांटो और राज्य करो, यह लगातार रहा है। 2012 से 2017 में जब वह सरकार में थे तो उत्तर प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई थी। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा पर थी। उत्तर प्रदेश के जो निवासी थे, जो उद्योगपति थे, वह यूपी छोड़ करके पलायन करने के लिए विवश थे। आज उन्होंने गुर्जर समाज के लोगों का जो आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में, चाहे वह उत्तर प्रदेश में दंगा करने वाले दंगाई रहे हों, भूमाफिया रहे हों, अपराधी रहे हों, उनका पूरा बोलबाला था। श्री अखिलेश यादव जी का एजेंडा कभी विकास का नहीं रहा। उनका पीडीए का नारा फर्जी है, वह पिछड़ों, दलितों के जन्मजात विरोधी हैं। जो श्री अखिलेश यादव अंधविश्वास के कारण मुख्यमंत्री रहते हुए
कभी नोएडा नहीं गए थे, ग्रेटर नोएडा नहीं गए थे। आज उसी धरती पर डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कल उद्घाटन कर चुकी है और इनका जो सम्मेलन था वह फ्लॉप साबित हुआ है। इन्होंने न केवल इस सम्मेलन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को यह संदेश देने की कोशिश किया है कि अगर सपा आएगी तो मुसीबत लाएगी, सपा आएगी तो अपराधी को लाएगी, सपा आएगी तो गुंडा राज को लाएगी, सपा आएगी तो फिर से दंगे कराएगी, सपा आएगी तो फिर से ज़मीनों पर कब्जा करेगी, सपा आएगी तो पिछड़ों का, विशेष तौर से अति पिछड़ों का, अति दलितों का, व्यवसायिक जगत के लोगों का दमन करने का काम करेगी। खबर अब उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से है, जहां दादरी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया और सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए और जनता से 2027 के विधानसभा चुनाव में बदलाव की अपील की। अखिलेश ने कहा कि उनकी रैली की चर्चा इतनी तेज थी कि विपक्ष को मजबूर होकर पहले ही अपनी रैली करनी पड़ी। उन्होंने दावा किया कि उस रैली में लोग अपनी मर्जी से नहीं आए थे, बल्कि उन्हें लाया गया था। अखिलेश यादव ने कहा कि कैमरे में सच कभी नहीं छुपता और सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भीड़ जुटाने के लिए सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल किया गया। देखिए क्या कुछ कहते हैं अखिलेश यादव। नौकरी इनके एजेंडे में कभी नहीं रही और नौकरी इनके एजेंडे में इसलिए नहीं रही क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान और संविधान के तहत आरक्षण मिलने का इनके एजेंडे में कभी नहीं रहा, इसलिए सरकारी नौकरियां कभी नहीं देते हैं और इसीलिए जानबूझ करके पेपर लीक कराते हैं। पेपर लीक करा करके नौजवानों को निराश कर रहे हैं। आने वाले समय में हम नौजवानों को कहना चाहते हैं, नौजवानों से संवाद करने के साथ साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी की वो भी पोल खोलेंगे कि कितने पेपर लीक हुए हैं और कितनी परीक्षाएं रद्द हुई हैं। आने वाले समय में हम अपने भरोसा दिलाना चाहते हैं बहनों को, बेटियों को, माताओं बहनों को कि 1090 से बेहतर और उसको और मजबूत कर करके अपनी महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करेंगे। न केवल सुरक्षा कानून पर होगी बल्कि अब समाजवादी दोबारा शुरू करेंगे और अपनी गरीब माताएं बहनों के लिए सम्मान समृद्धि योजना ला करके, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना ला करके 40,000 रुपया साल हम लोग दे करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। जेवर के एयरपोर्ट को एनओसी दिलाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। उसी का परिणाम है कि आज यहां पर एयरपोर्ट बना है। और जो किसानों के साथ भेदभाव हुआ है, अभी तो पहला फेज बना है, अभी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज तक बनना है। आने वाले समय में समाजवादी लोग अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके किसानों के साथ जमीन का भेदभाव नहीं होगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज जब भी बनेगा तो जमीन अगर ली जाएगी तो बाजार भाव से जमीन लेकर के अपने किसान भाइयों का सम्मान करने का काम करेंगे। 64% भी देंगे और 4% उनको जो प्लॉट मिलता है वो भी देने का काम करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान में आरोप लगाया कि हिमंता विश्व शर्मा ने एक विवादित ट्वीट किया था जिसमें किसानों और दलितों को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गई। खड़गे ने कहा कि यह बयान सेवा और सामाजिक सम्मान के खिलाफ है। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा ट्वीट क्यों किया गया, बाद में इसे क्यों हटाया गया। इस मुद्दे पर राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया है, जहां कांग्रेस ने इसे गंभीर विषय बताया जबकि विपक्षी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। लोग सेवा कर लेने के लिए
हमारे हेमंता ने किया, उन्होंने किया, पर बाद में वो निकाल लिया। अरे जो चतुर्वर्ग की थ्योरी है, औरतों के लिए कोई जगह उसमें नहीं है, दलितों को कोई जगह नहीं है, किसानों को नहीं है, सबको नहीं है, सिर्फ शर्मा को है। उसीलिए शर्मा बोलता है कि आप लोग सब पैदा हो गए मेरी सेवा करने के लिए। क्या आप चाहते हो उसकी सेवा करना? आप चाहते हो? आप चाहते हो उसकी सेवा करना? और उसने ही कहा और हर जगह वो फैल गया। ऐसे आदमी को जो जातिवादी है, धर्म के नाम पर तोड़ रहा है, उस आदमी को आप सत्ता से दूर रखो और देश के लिए काम करने वाले, देश के लड़ाई में जो एकजुट होके अपना शक्ति बिठाने वाले कांग्रेस पार्टी, इस तरफ आपका ध्यान देना जरूरी है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर कमेंट करते हुए कहा कि न्यायिक व्यवस्था एक तय प्रक्रिया के तहत चलती है और हर व्यक्ति को इसका पालन करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद की स्थिति में अदालत का फैसला अंतिम होता है, चाहे वो किसी भी पक्ष में हो या नहीं। सचदेवा के अनुसार केजरीवाल को ये समझना चाहिए कि न्यायिक फैसला हमेशा उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो सकते। दृढ़ बनाया है, बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल को एक चीज समझनी चाहिए, न्यायिक व्यवस्था का एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में हम सबको, अगर हम किसी न किसी रूप में दोषी हैं तो उससे गुजरना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि न्यायिक व्यवस्था का फैसला उनके हिसाब से है। ऐसा होता नहीं है। हमारी संविधान ने हमारी न्यायिक व्यवस्था को इतना दृढ़ बनाया है और मुझे अच्छा ये लगता है कि न्यायिक व्यवस्था में कितना हम उदारपूर्ण है कि अगर हमें कोई निर्णय पसंद नहीं आता तो हम उसके ऊपर की अदालत में जाकर उसको चुनौती भी देते हैं। तो हिंदुस्तान की ये सबसे बड़ी ताकत भी है। तो अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए, अपनी चोरी और जो उन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है, उससे तरह का विक्टिम कार्ड खेलते हैं, तो उसकी हम निंदा करते हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने पश्चिम बंगाल और केरल की राजनीति स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी की कथित गुंडागर्दी से परेशान होकर वामपंथी दल भाजपा की ओर झुक गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पास केंद्रीय एजेंसियों और सत्ता का प्रभाव है, जबकि केरल में परिस्थिति अलग है, जहां वामपंथ अपनी स्थिति बनाए रखता है। बीजेपी वहाँ सर्वाइवल के वामपंथ सर्वाइव करना चाहता है। बंगाल की दूसरी परिस्थिति है। बंगाल में टीएमसी के गुंडागर्दी से तंग होकर के वामपंथी बीजेपी के शरण में पहुंच गए, क्योंकि बीजेपी के पास सीआरपीएफ है, केंद्र की सत्ता है, गवर्नर है, जुडिशरी है, और केरल में ये स्थिति नहीं है। ये वहाँ दूसरी स्थिति है। वहाँ ये चाहते हैं कि कम से कम एक राज्य तो बना रहे इनके पास, तो उससे किसी हद तक जा सकते हैं। यही स्थिति वामपंथ का केरल में है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां भाजपा सांसद राहुल अली खाचना ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने हमेशा बांटो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने इंदिरा गांधी और हितेश्वर सैकिया के दौरे का जिक्र करते हुए असम आंदोलन के समय हिंसा और पुलिस कार्रवाई को याद दिलाया। खटाना ने कहा कि उस दौर में हुई मौतों को असम की जनता कभी नहीं भूलती और कांग्रेस की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। और कांग्रेस ने हमेशा तकसीम करो और हुकूमत करो। दिल्ली में भी इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और वहाँ हितलेश सैकिया जी थे जब ये मूवमेंट चल रही थी, और जिस तरह से लोग राइट्स में और पुलिस की ब्रूट फोर्स से लोग मारे गए, ये असम की अवाम जानती है। और मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस किस मुंह से वहां जाके वोट मांगती है।
अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन द्वारा ईरान में संभावित जमीनी सैन्य अभियान की तैयारी की खबरों से वैश्विक तनाव बढ़ गया है। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक हजारों अमेरिकी सैनिक और मरीन मध्य पूर्व में तैनात किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संघर्ष को और बढ़ाने का फैसला लेते हैं तो ये युद्ध एक खतरनाक चरण में प्रवेश कर सकता है। पेंटागन के इस संभावित रणनीति को लेकर अमेरिका के भीतर भी सियासी बहस तेज हो गई है और इसे अंतर्राष्ट्रीय असर को लेकर चिंता जताई जा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पेंटागन ईरान में संभावित जमीनी अभियानों की तैयारी कर रहा है। आशंका है कि ये अभियान कई हफ्तों तक चल सकते हैं और क्षेत्रीय संघर्ष को एक नए और अधिक खतरनाक चरण में ले जा सकते हैं। अमेरिका के इन अभियानों का उद्देश्य ईरान के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाना और संभावित खतरों को खत्म करना होगा। वहीं इससे वैश्विक संकट भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस दौरान देश में भी भारतीय नेताओं ने अमेरिका के इस कदम को लेकर कहा है कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। अमेरिका, इजराइल और ईरान को वार्ता करनी चाहिए। देखिए, भारत की पॉलिसी रही है हम दोनों पक्षों से डिस्कैलेट करने की फिर से अपील करते हैं। युद्ध से किसी का भला नहीं होता। विश्व इकोनॉमी में मंदी का आसार दिखने लगता है और उसके अतिरिक्त निर्दोष लोगों की जानें जाती हैं। तो हमारा आग्रह फिर से होगा अमेरिका और रूस, माफ कीजिएगा, अमेरिका, इजराइल और ईरान से कि वो वार्ता के टेबल पर आए, वार्ता करें, डिस्कैलेट करें। युद्ध से किसी का फायदा नहीं होगा। भारत ने हमेशा डिप्लोमेसी की आपसी बातचीत के लिए कहा है और मसाइल जो भी आपसी तनाव के हों आपसी बातचीत से ही हल करना चाहिए। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। भारत ने सभी, वज़ीर आज़म साहब ने, मोदी जी ने सभी देश के जो हुक्मरान हैं, भले वो किंग हैं जहाँ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनसे बात करी है। मैक्सिमम जो डी-एस्केलेशंस के लिए हो सकता है हमारा फॉरेन मंत्रालय और मोदी जी कर रहे हैं। दूसरी ओर देश में विपक्षी दलों के नेता ईरान के समर्थन में दिखाई दिए। विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की वजह से मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, लेकिन अगर अमेरिका इस तरह का कुछ करने की फिराक में है तो ईरान भी कुछ कम नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति, उनका व्यवहार, उनका तौर तरीका, और जिसमें अगर कोलैटरल डैमेजेस की बात करें तो अक्रॉस द वर्ल्ड वो चीजें हो रही हैं। अगर वो ईरान में इस तरह की किसी भी चीज को करने की कोशिश करेंगे तो उनको थोड़ा ईरानी लोग, उनका इतिहास, उनकी संस्कृति को समझते हुए ही आगे बढ़ना होगा। जितनी आसानी से ये ओपन एंड शट केस बनाना चाह रहे हैं वैसी कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरह से इस हमले का रिएक्शन ईरान ने दिया है तो अपेक्षा ऐसी है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है और बाहर के ट्रूप्स वहां भेजकर तो ये डिसएडवांटेज पे रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इस मैडनेस को खत्म होना चाहिए। अभी ईरान की धरती पर उनके सैनिक उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा सुना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में उनके सोल्जर्स आ रहे हैं, इन्फेंट्री आ रही है, फुटहोल सोल्जर आ रहे हैं। और चूंकि परिस्थिति ऐसी है कि जहाँ पर वो बड़ा पहाड़ियों का देश है, तो पहाड़ के अंदर तमाम मिसाइल्स और सब चीज़ें स्टोर्ड है, तो उसको B-2 बॉम्बर से भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बता दें कि हजारों अमेरिकी सैनिक और मरीन पहले ही मध्य पूर्व की ओर भेजे जा चुके हैं। ये तैनाती इस संभावना को दर्शाती है कि यदि राष्ट्रपति ट्रंप सैन्य कार्रवाई को मंजूरी देते हैं तो स्थिति तेजी से गंभीर हो सकती है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप प्रशासन पेंटागन की सभी योजनाओं को हरी झंडी देगा या ये अभियान केवल सीमित कार्रवाई तक ही रहेगा। अब खबर इटावा के बैतपुरा थाना क्षेत्र से है, जहां बर्रा गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर एक महिला और उसके प्रेमी को गांव वालों ने, परिजनों ने तालिबानी सजा दी। दोनों के चेहरे पर कालिक पोती गई और उनके साथ जमकर मारपीट गई। आपको बता दें कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पति और देवर समेत 10 लोगों को
हिरासत में लिया, जिसमें से 3 मुख्य आरोपियों को जेल भेजा गया। महिला अपनी मौसी के लड़के के साथ संबंध में थी और घर से फरार होने की कोशिश कर रही थी, तभी पकड़ लिया गया। आरोप है कि भीड़ और परिजनों ने कानून हाथ में ले लिया। चश्मदीदों ने बताया कि उन्हें माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस समय रहते पहुंच गई और प्राथमिक जांच के बाद मुख्य आरोपियों को जेल भेजा गया। दिनांक 28/3/2026 को कॉलेज चुनालाल द्वारा 112 पर सूचना दी गई कि उनकी पुत्रवधू अपने दूर के मौसी के लड़के अनमोल के साथ भागकर जा रही थी, जिन्हें उन्होंने मौके पर पकड़ लिया है। सूचना प्राप्त होने पर थाना वैदपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। प्राथमिक जांच में यह ज्ञात हुआ कि पीड़िता पुत्रवधू के देवर अमित व रामजीत द्वारा पीड़िता एवं अनमोल के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। साथ ही देवर द्वारा अभद्र व्यवहार करते हुए उनके चेहरे पर कालिक भी लगाई गई है। उक्त घटना के समय पीड़िता के पति पवन सिंह व अन्य साथी भी मौजूद थे। थाना वैदपुरा पुलिस द्वारा घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही पीड़िता के बयान के आधार पर उनके देवर रामजीत, अमित एवं उनके पति पवन सिंह साथ ही अन्य साथीगण को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। मामला ये था, मेरी बीवी था तो उसका और पहले से अफेयर चल रहा था। अपने यार के साथ भागने चाह रही थी रात में, तो मैंने पकड़ लिया। तो बचाव गाँव वालों ने मारा पीटा जनता। फिर क्या क्या कुछ नहीं, घर बैठा रहे। फिर हम इधर पुलिस बुलाई, फिर लेके गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।